वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। आज है जर्नल एंट्री की 6th क्लास और हम अपना टॉपिक फिनिश करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमें सभी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना अच्छे से आना चाहिए। प्रीवियस 5 क्लासेस में हमने सभी सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना अच्छे से सीख लिया है। आज हम कुछ और 2-4 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना भी सीखेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन सभी ट्रांजैक्शंस की भी रिकॉर्डिंग करना अच्छे से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज। फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करंट पीरियड के वो एक्सपेंस जो हम आज पे ना करके फ्यूचर में कभी पे करेंगे, उन्हें हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि अगस्त के महीने में आपने एम्प्लॉय से काम तो ले लिया लेकिन सैलरी पे नहीं करी। जब आपने सर्विसेज ले ली अगस्त के महीने में तो सैलरी ड्यू तो हो गई ना, लेकिन आप पे नहीं कर रहे, तो ये बन जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने लोन लिया था और लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना था, लेकिन आपने जून के मंथ का इंटरेस्ट पे नहीं करा। आपने लोन का अमाउंट यूज तो करा ना जून के महीने में, तो इंटरेस्ट भी देना चाहिए था। जब आप सर्विसेज को अवेल तो आज ही कर लो लेकिन उसका एक्सपेंस आप आज पे नहीं कर रहे, तो ये हमारे बन जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब हमने सर्विसेज ले ली, एक्सपेंस को हम फ्यूचर में पे तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी बन जाते हैं। और रिकॉर्डिंग कैसे होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की? एक्सपेंस हमारा ड्यू हो चुका क्योंकि हमने सर्विसेज ले चुके हैं, तो एक्सपेंस ड्यू होते ही डेबिट हो जाता है। जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा ड्यू होते ही, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन हमने अभी से पे नहीं करा, हमारे पास एक लायबिलिटी बन रही है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, बीइंग एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। ये ट्रीटमेंट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। नेक्स्ट होता है प्रीपेड एक्सपेंस। एडवांस में एक्सपेंस कर दिया आपने, मतलब फ्यूचर का कोई खर्चा था, पे आज ही करके आ गए। जैसे सितंबर मंथ का रेंट आपने अगस्त के महीने में ही पे कर दिया, तो इसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अब आपने एक्सपेंस का पैसा तो आज दे दिया बट सर्विसेज फ्यूचर में लोगे। बेनिफिट जो चीज हमें फ्यूचर में देती है वो हमारे लिए एसेट बन जाती है, तो प्रीपेड एक्सपेंस भी एक एसेट बन जाएंगे। अब एसेट बन रही है हमारे पास, एसेट इंक्रीज होते ही डेबिट हो जाती है, तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। अब इसके क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा इसके एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस क्यों आया? जब आप रेंट को पे करके आए अगस्त के महीने में तो आपने एंट्री करी होगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस आपने पे करा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन उस एक्सपेंस में आपने कुछ एडवांस का अगले महीने का एक्सपेंस भी तो मिला रखा है ना, जो डेबिट नहीं होना चाहिए था क्योंकि आपने सर्विसेज नहीं ली है। तो उस एक्सपेंस को अब आप क्रेडिट कर दोगे रिवर्स इफेक्ट पे। जब एक्सपेंस डिक्रीज हो जाता है तो क्रेडिट हो जाता है, तो इसलिए एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, बीइंग एक्सपेंस पेड इन एडवांस। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्रियूड इनकम। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं करा, ऐसे ही एक्रियूड इनकम है कि इनकम आपकी ड्यू तो हो गई लेकिन आपको अभी तक मिली नहीं है। जैसे कि आपने किसी को लोन दे रखा था और उससे आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन उस बंदे ने आपको इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इस केस में आपकी इनकम होते होते रुक गई ना, तो इसे हम कहते हैं एक्रियूड इनकम। जिस इनकम का पैसा हमें आज रिसीव नहीं हो रहा, अब इसका पैसा फ्यूचर में रिसीव होगा ना, तो बेनिफिट जब फ्यूचर में मिलेगा तो ये हमारे लिए बन जाता है एसेट। एक्रियूड इनकम एसेट है और एसेट इंक्रीज होने पर हो जाती है डेबिट, तो इसलिए एक्रियूड इनकम का अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और इनकम हमारी ड्यू हो चुकी, जब इनकम ड्यू हो जाती है तो इनकम के इंक्रीज होते ही क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए इनकम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी एक्रियूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट, बीइंग इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये ट्रीटमेंट होता है एक्रियूड इनकम का। नेक्स्ट है हमारे पास अनअर्न्ड इनकम, यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस की तरह जैसे हमने एडवांस में एक्सपेंस करा था, ऐसे ही इनकम भी एडवांस में रिसीव हो गई। अभी हमने कमाई नहीं है वो इनकम, अभी हमने कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी है, एडवांस में इनकम मिल गई हमें। जैसे कि कमीशन मिलना था हमें सितंबर मंथ का, लेकिन हमें वो अगस्त के महीने में ही रिसीव हो गया, तो इसे हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। अब अनअर्न्ड इनकम, हमने कमाई नहीं थी इनकम, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी
क्योंकि हमारे पास अब एक ये ऑब्लिगेशन आ गई कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी क्योंकि हमें पैसा रिसीव हो चुका है। तो लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए अनअर्नड इनकम का अकाउंट या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसके डेबिट में क्या आएगा, इनकम रिसीव्ड आएगा। क्यों आएगा, जब अगस्त के महीने में आपको कोई कमीशन मिला तो वो तो अगस्त और सितंबर दोनों मंथ का मिलाकर मिला ना, तो आपने एंट्री पास करी होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि वो रिसीव हो चुका। लेकिन उसमें जो पार्ट सितंबर के मंथ का एडवांस है वो भी आपने कमाया नहीं है ना, तो उसको आप अपनी इनकम में से हटाओगे। तो इनकम जब डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है। तो इसलिए इनकम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अनअर्नड इनकम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, बीइंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि चारों एंट्री कैसे पास हो रही हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कैपिटल जो ओनर ने अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, बिजनेस उसके ऊपर ओनर को इंटरेस्ट देता है। अब ऐसा क्यों, ओनर का अपना ही पैसा तो लगा हुआ है बिजनेस में, तो ये इंटरेस्ट का फंडा क्यों आ रहा है फिर बीच में, इसलिए आ रहा है क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर को बिजनेस से हमेशा अलग एंटिटी मानना है। तो यानी कि बिजनेस ने ओनर से पैसा उधार लिया हुआ है कैपिटल के नाम पर, और जब पैसा उधार लेते हैं तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस प्रोवाइड करता है ओनर को। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है तो इसलिए ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड। बट ये ओनर को मिलेगा तो ओनर अपनी कैपिटल में ही इसको इंक्लूड करवा देगा, तो ओनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इससे इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो इसलिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। इसी तरह से नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जब ओनर और बिजनेस अलग एंटिटी है और बिजनेस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो जो ड्रॉइंग्स ओनर ने करी है बिजनेस उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने का भी तो हकदार है ना, तो इसलिए बिजनेस इंटरेस्ट के ऊपर, ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है ओनर से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस को मिलेगा तो इसलिए बिजनेस के लिए बन जाती है इनकम, और जब इनकम होती है तो क्रेडिट हो जाती है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब ऑनर ने जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपनी कैपिटल में इंक्लूड करवा लिया था, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपनी कैपिटल से रिड्यूस करवा लेगा, तो कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड। ये ट्रीटमेंट होता है हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज का। अब एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे एंट्रीज पास करी जाती हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹4000। जब रिसीव्ड वर्ड लिखा है यानी इंटरेस्ट मेरी इनकम थी और इनकम मुझे मिली नहीं। जब इनकम हमें रिसीव नहीं होती तो वो बन जाती है एक्रूड इनकम, और एक्रूड इनकम के लिए क्या एंट्री पास होती है, एक्रूड इनकम होना हमारे लिए एसेट बन जाती है, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट हो जाता है। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और इंटरेस्ट हमारी इनकम थी ना, इनकम ड्यू तो हो गई, इनकम ड्यू होते ही क्रेडिट हो जाती है, तो क्रेडिट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा ₹4000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ ₹25,000, की सैलरी ड्यू हो गई स्टाफ को 25,000, बट पेमेंट की बात वो नहीं कर रहा, यानी हमने पे नहीं करी। तो जब एक्सपेंस हमारा ड्यू हो जाए बट एक्सपेंस पे नहीं होता तो वो बन जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए क्या एंट्री पास होती है, सैलरी हमने ड्यू कर दी तो एक्सपेंस ड्यू होते ही डेबिट हो जाता है, तो सैलरीज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बट हमने पे नहीं करा, हमारे पास एक लायबिलिटी बन रही है, तो लायबिलिटी
क्रेडिट हो जाती है तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बन गई सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 25,000 के अमाउंट से। नरेशन लिख देंगे, being salary due but not paid. Next transaction, out of the rent paid this year rupees 2000 relates to the next year। कि हमने जितना भी रेंट इस साल पे करा उसमें से 2000 रुपए का रेंट अगले साल का भी इंक्लूड था, यानी कि हमने करंट पीरियड में नेक्स्ट ईयर का एडवांस में ही रेंट पे कर दिया। जब हम एडवांस में कोई एक्सपेंस कर देते हैं तो वो हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस बन जाता है। और प्रीपेड एक्सपेंस के लिए क्या रिकॉर्डिंग होती है, प्रीपेड रेंट हमारी एसेट बनेगा और एसेट अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो इसलिए प्रीपेड रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब क्रेडिट में कौन आएगा इसके, जब हमने रेंट पे करा था तो हमने एंट्री पास करी होगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो हमने सारा एक्सपेंस रेंट के नाम पे डेबिट कर दिया था। वो 2000 रुपए भी उसमें इंक्लूडेड होंगे, लेकिन ये 2000 रुपए हमारा इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है, तो ये रेंट में जाना नहीं चाहिए था। हमने एक्सपेंस 2000 से इंक्रीज कर दिया है, अब हम उसे डिक्रीज करेंगे तो एक्सपेंस जब डिक्रीज हो जाता है तो क्रेडिट हो जाता है, तो इसलिए रेंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिटेड। 2000 रुपीज से एंट्री बन जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल्स प्राइस ₹2000, कॉस्ट ₹1500। कि हमने अपने ही गुड्स यूज कर लिए अपना ही फर्नीचर बनाने में, यानी हमने अपने गुड्स से अपनी एक एसेट तैयार कर ली। जब हमारे पास एक एसेट तैयार हो गई तो एसेट का बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा ना, तो फर्नीचर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और हमारे गुड्स कम हो जाएंगे यानी परचेज रिड्यूस हो जाएगी हमारी, तो इसलिए परचेज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिटेड। अब इसमें दो प्राइस है, सेल्स प्राइस है 2000, कॉस्ट है 1500। हमारे पास गुड्स कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होते हैं तो इसलिए कॉस्ट प्राइस ही यहां पर आएगा 1500, कि हमने 1500 रुपए के गुड्स से फर्नीचर बना लिया। नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹5000। कि हमारे पास फर्नीचर था जिसकी कॉस्ट थी ₹5000, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन देना है हमें। डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है तो इसलिए डेप्रीसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और डेप्रीसिएशन लगाने से एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, तो एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाती है तो क्रेडिट हो जाता है, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, 10% का डेप्रीसिएशन लगाओ 5000 के फर्नीचर पर, 5000 मत लिख देना, 10% का डेप है तो 10% का अमाउंट निकालकर लिखा जाएगा ₹500। being depreciation charged। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ध्यान से समझना। प्रीपेड एक्सपेंस वाली जो ट्रांजैक्शन है वो भी यहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वो कह रहा है हमें 10,000 रुपए का कमीशन मिला चेक से, तो पहले कमीशन रिसीव को देख लेते हैं। जब कमीशन रिसीव हो रहा है चेक से तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा,
तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, एसेट इंक्रीज होते ही डेबिट हो जाती है। और हमारे पास एक इनकम रिसीव हो रही है ना, तो इनकम रिसीव होते ही क्रेडिट हो जाती है। तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितना अमाउंट? 10,000 रुपीज का कमीशन हमें रिसीव हुआ है। बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया ट्रांजैक्शन का। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, कि ये जो कमीशन हमें मिला इसमें से आधा कमीशन इस पीरियड का था ही नहीं, वो नेक्स्ट पीरियड का कमीशन हमें एडवांस में मिल गया। तो यानी ये बन जाएगा अनअर्न्ड इनकम। 10,000 का आधा कितना हुआ? 5,000 रुपए। तो 5,000 की अनअर्न्ड इनकम है। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? अनअर्न्ड इनकम हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन जो ये कमीशन रिसीव्ड की इनकम थी 10,000, हम तो पूरा डाल चुके ना इसमें इनकम में, और ये 10,000 की मेरी इनकम नहीं होनी चाहिए थी। एक्चुअल इनकम मेरी केवल 5,000 रुपए है इस पीरियड की। तो 5,000 रुपए की इनकम तो नेक्स्ट पीरियड की है। तो इस इनकम को हम करेंगे अब डेबिट। पहले तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड। आधे अमाउंट से हो जाएगा 5,000 कि टोटल इनकम 10,000 की थी ही नहीं, उसमें से 5,000 की हमने हटा दी। अब हमारे पास एक लाइबिलिटी बन जाएगी ना अनअर्न्ड कमीशन के नाम से। तो टू अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट। बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। 5,000। जो ऊपर प्रीपेड रेंट वाली एंट्री थी उसमें केवल और केवल ये कह रहा था कि 2,000 रुपए का रेंट एडवांस है, तो हमने केवल ये सेकंड वाली एंट्री करी थी उस केस में। लेकिन यहां पर वो कह रहा है पहले रिसीव भी हो रहा है जिसमें से आधा एडवांस है, तो पहले रिसीविंग की भी दिखाई फिर एडवांस की दिखाई हमने एंट्री। अब ये जो दो एंट्री हमने करी हम इसका कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। कैसे? हमें बैंक से रिसीव तो 10,000 रुपए हुए ना, तो हमने बैंक में तो 10,000 रुपए पूरे डाल दिए। तो बैंक अकाउंट तो मेरा डेबिट हो गया 10,000 से। बट उसमें से वो कह रहा है आधा कमीशन एडवांस है, आधी मेरी करंट पीरियड की इनकम है। तो जो आधी करंट पीरियड की इनकम है वो क्रेडिट हो जाएगा कमीशन रिसीव्ड के नाम से। इनकम क्रेडिट हो जाती है सारी, तो इसलिए आधी इनकम मेरे पास क्रेडिट हो जाएगी 5,000 रुपीज। 10,000 का हाफ। और जो आधी मुझे एडवांस में मिली है वो मेरे पास एक लाइबिलिटी बन जाएगी अनअर्न्ड कमीशन, तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा अनअर्न्ड कमीशन। आधा अमाउंट 5,000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। हम ऐसे कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग एंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये था एडवांस में जब भी हम पेमेंट करेंगे तब भी इसी तरीके से एंट्री पास होगी, और जब रिसीव हो रही है तब भी इसी तरीके से एंट्री पास होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने दिया ओनर को 5,000 रुपए का। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है बिजनेस तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा ये, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। ₹5,000 से, और ये पैसा ओनर की कैपिटल में जुड़ जाएगा तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी 5,000 के अमाउंट से। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड।
लास्ट ट्रांजेक्शन, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹600। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस ने चार्ज कर लिया ओनर से ₹600 का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम है, तो इनकम को तो हम कर देते हैं क्रेडिट, और ये कैपिटल से पैसा कट जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा ₹600। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड। तो ऐसे रिकॉर्ड करते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्रीज को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है। अब हम समझते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है। एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे कहते हैं बैलेंस शीट। जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। तो 31 मार्च 2025 को एसेट्स और लायबिलिटीज के जितने भी बैलेंसेस होंगे, जैसे कि कैश का बैलेंस है 1 लाख, प्लांट मशीनरी का बैलेंस है 3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस है 5 लाख, डेटर्स है 1 लाख रुपीज के, कैपिटल है 6 लाख रुपीज की, क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपीज के, लोन है 2 लाख रुपीज का। तो इन सभी बैलेंसेस को हम कंपनी की बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, जहां से ये पता चल सके कि एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके पास कितनी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, नॉन करंट एसेट्स है यानी कि, और करंट एसेट्स कितनी है, कैपिटल कितनी है, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है। और बैलेंस शीट का टोटल हमेशा ईयर एंड में इक्वल ही रहता है। एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल ही होता है। अब हमने जिन बैलेंसेस से 31 मार्च 2025 को ईयर क्लोज करा, तो 1 अप्रैल 2025 को जब हम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे तो हमारे बैलेंसेस सेम ही तो होंगे ना। कैश का क्लोजिंग बैलेंस जब 1 लाख है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस भी तो 1 लाख होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो 1 अप्रैल को एंट्री रिकॉर्ड होती है हमारी बुक्स में, उन्हें हम कहते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री, जिसमें हम सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं कि प्रीवियस ईयर के एंड में कितने बैलेंसेस थे, तो वही बैलेंसेस करंट ईयर की बिगिनिंग में भी होंगे। ओपनिंग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हुए किस अकाउंट को डेबिट करा जाएगा और किस अकाउंट को क्रेडिट करा जाएगा, तो इसके लिए रूल समझो। एसेट्स का इंक्रीज होना डेबिट होता है और लायबिलिटीज और कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट होता है। तो इसी रूल के थ्रू जो भी एसेट्स के अकाउंट है उन सभी को डेबिट करा जाएगा और जो लायबिलिटीज और कैपिटल के अकाउंट है उन्हें क्रेडिट करा जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 1 अप्रैल 2025 द पोजीशन ऑफ भार्गव ब्रोस दिल्ली वाज एज फॉलोज। हमें भार्गव ब्रोस के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस दे रखे हैं 1 अप्रैल 2025 के। तो इसमें से जितनी भी एसेट्स होंगी सभी एसेट्स को डेबिट करा जाएगा और लायबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट करा जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है कैश इन हैंड ₹6000। तो हम यहाँ पे डेट डाल लेते हैं 2025 अप्रैल 1। कैश इन हैंड एसेट होता है तो कैश इन हैंड अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ₹6000 से। नेक्स्ट है कैशड बैंक ₹25,600, ये भी एसेट है तो कैशड बैंक भी हो जाएगा डेबिट। ₹25,600। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ गुड्स ₹9,000। स्टॉक गुड्स का स्टॉक भी हमारे लिए एसेट होता है ना, तो इसे भी डेबिट कर देंगे। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड ₹9,000। नेक्स्ट मशीनरी ₹45,000। मशीनरी भी एसेट है तो इसे भी डेबिट कर दो। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड ₹45,000। फर्नीचर अकाउंट ₹80,000। फर्नीचर भी एसेट है तो फर्नीचर को भी डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड ₹18,000।
इसके बाद अब्दुल 20,500 रुपीज डेटर, अब्दुल के आगे लिखा है डेटर, डेटर भी एसेट होते हैं तो डेबिट हो जाएगा। अब्दुल्स अकाउंट डेबिटेड 20,500 रुपीज। नीरज रुपीज 26,000 डेटर, नीरज भी डेटर है तो डेटर को डेबिट कर देते तो नीरज का अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। नीरज अकाउंट डेबिटेड 26,000 रुपीज। इसके बाद लोन रुपीज 50,000, लोन हमारा लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी को हम करते हैं क्रेडिट, तो टू लोन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा इसका अमाउंट 50,000 रुपीज। लोन के बाद है अमित रुपीज 6,700 क्रेडिटर, अमित एक क्रेडिटर है 6,700 रुपए से, तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होते हैं ना, तो अमित का अकाउंट भी हो जाएगा क्रेडिट 6,700। यहीं तक बैलेंसेस गिवन थे, तो ये हमने ओपनिंग एंट्री तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन यहाँ पे अब आप एक चीज देखो कि एसेट तो इतनी सारी है, लायबिलिटी केवल 2 है और उनका अमाउंट कितना कम है। और जब भी हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो एसेट्स यानी कि डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट में भी एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर एक मेजर चीज मिसिंग है जो हर बिजनेस में होती ही होती है, कैपिटल। कैपिटल के बिना तो बिजनेस ही नहीं होता, और कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे गिवन नहीं है। तो इस केस में अब हम बैलेंस करके कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कैपिटल क्रेडिट हो जाती है ना, तो हमने यहां लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड का टोटल कर लो, डेबिट साइड का टोटल कितना बन जाएगा, 15, 40, 40, 85, 85, 1,03,000, 1,30,000, 1,30,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,50,100 रुपीज, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 56,700 रुपीज। लेस कर लो दोनों को, जो भी बैलेंस आएगा वही हमारा कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा। लेस जब हमने करा तो लेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचेगा 93,400, तो ये 93,400 है हमारा कैपिटल का बैलेंस। तो कैपिटल के सामने क्रेडिट में लिख देंगे हम इसको 93,400 रुपीज, और नरेशन लिख देंगे बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। टोटल अब हम देख सकते हैं दोनों साइड का टोटल बिल्कुल बराबर आएगा, 1,50,100 डेबिट का भी और 1,50,100 क्रेडिट का भी। तो ऐसे रिकॉर्ड करते हैं हम ओपनिंग जर्नल एंट्रीज को। सारी एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट हो जाते हैं और सारी लायबिलिटीज और क्रेडिट कैपिटल के बैलेंसेस हो जाते हैं क्रेडिट, और कोई बैलेंस अगर हमें गिवन ना हो तो हम उसको निकाल भी सकते हैं। आज हमारा टॉपिक जर्नल एंट्रीज फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुका है, और हमने सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना अच्छे से सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम जर्नल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे, देन हम ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करना सीखेंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आगे की वीडियोस के लिए।